Good afternoon, everyone. My name is Amrita Misra, and today we are going to discuss about most important previous year questions of foreign trade of India, जो बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है. ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली क्वेश्चंस ओनली इन डिटेल. बट इफ़ यू वांट टू do a preparation for a semester examination in detail, then you can purchase your courses from LU Update app फॉर 149 रुपीज़ ओनली. आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और पीडीएफ फॉर्म में आपको कंटेंट रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप एक स्ट्रक्चर वे में अपने सेमेस्टर्स की तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी जाइए और परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम LU अपडेट ऐप. अब हम चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया से. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरीज ऑफ ट्रेड. हाउ डू दिस थ्योरीज अंडरपिन द इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. तो यहाँ पे आपको दो थ्योरी के बारे में बात किया है. एक एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी होता है और दूसरा कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलता है, देखो ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी था वो किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि बोलता है कि हमें अगर हमारे यहाँ क्या है कि कैपेसिटी है दो या दो से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने का. ठीक है, तो हमें उसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, उसी गुड्स में ट्रेड करना चाहिए जिसमें हमें एब्सोल्यूट एडवांटेजेस हो. ठीक है, जैसे देखो ये थ्योरी एडम स्मिथ ने दिया था और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन अ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन विच इट कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली एंड लोअर कॉस्ट दैन अदर कंट्री. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना लोअर कॉस्ट से. ठीक है, लोअर कॉस्ट जो सबसे कम कॉस्ट जिसमें आए और कम कॉस्ट आए और मोर इफिशिएंटली हम प्रोड्यूस कर पाएँ अदर कंट्री से, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज. तो ठीक है, तो यहाँ पे इस थ्योरी में ये बोला गया है कि हम जैसे कि अगर हमें वो चीज़ों में ट्रेड करना चाहिए, उस गुड्स में ट्रेड करना चाहिए जिसमें हमें एब्सोल्यूट एडवांटेजेस हो एज कम्पेयर टू द अनदर कंट्री. ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है, जब हम गुड्स को इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाएँ एट अ लोअर कॉस्ट एंड इन क्या करें हम कम टाइम फ्रेम में उस गुड्स को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएँ, तो वही होता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज. दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हम पर्टिकुलर गुड्स को कितनी इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रही है, ये हमारा होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज. और ये थ्योरी दिया गया था एडम स्मिथ साहब ने. ठीक है, बाय स्पेशलाइजिंग एंड ट्रेडिंग ऑल कंट्री कैन बी बेनिफिट. अब इससे क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, हम उस गुड्स में ट्रेड करेंगे जिसमें हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो इससे क्या होगा कि दूसरे कंट्री को हम वो गुड्स सेल कर पाएंगे और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए बोला है बाय स्पेशलाइजिंग एंड ट्रेडिंग ऑल कंट्री कैन बी बेनिफिटेड. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, इफ़ इंडिया प्रोड्यूस कॉटन एट अ लोअर कॉस्ट एंड यूके प्रोड्यूस मशीनरी मोर इफिशियंटली बोथ शुड स्पेशलाइज एंड ट्रेड. अब यहाँ पे देखो इंडिया क्या है, इंडिया के पास वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें वो कॉटन को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है. ठीक है, एब्सोल्यूट तरीके से. एब्सोल्यूट एडवांटेज का यहाँ क्या मतलब होता है कि लोअर कॉस्ट में, ठीक है, लोअर कॉस्ट और मोर इफिशिएंट वे में अगर वो प्रोड्यूस कर पा रहा है कॉटन, तो इंडिया इसमें स्पेशलाइज्ड है. अगर हम बात करें यूएसए की, तो वो क्या है, इफ़िशिएंट तरीके से मोर टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को प्रोड्यूस करने में वो है. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो इंडिया है उसे कॉटन में ट्रेड करना चाहिए, बट ऑन द अनदर हैंड जो यूके है मतलब जो यूएसए है उसे क्या करना चाहिए, मशीनरी और टेक्नोलॉजी में ट्रेड करना चाहिए. ठीक है, तो यही बताता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि बताता है कि कंट्री को वही गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करना चाहिए जो वो क्या करे, एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ प्रोड्यूस कर पाए. एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मोर इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाए. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी था. अब इसका लिमिटेशन क्या है, दिस थ्योरी फेल्स व्हेन वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स. अगर ये थ्योरी वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब एक कंट्री के पास अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज सारे प्रोडक्शन में, सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में है, तो वहाँ भी ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, अब इसी के डिसएडवांटेज को देखते हुए नेक्स्ट थ्योरी आया जिसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज. ठीक है,
कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होता है, इस थ्योरी को दिए थे डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया था, जो कि बोले थे इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल इवन इफ वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स। यहाँ भी इन्होंने ये बोला कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड तब भी पॉसिबल है जब एक कंट्री को सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, ठीक है। कंट्रीज हु स्पेशलाइज्ड इन अ गुड्स इन विच दे हैव अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो इस केस में कंपनी को वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसका कॉस्ट जो है ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज तो है बट किसी ना किसी गुड्स का तो कॉस्ट कम आता होगा प्रोडक्शन में, तो हमें उस गुड्स में ट्रेड करना चाहिए जिसका अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट या जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आए, ठीक है। तो ये बोला गया था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में। मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया जो है मोर एफिशिएंट है किसमें, ऑल प्रोडक्ट में, ठीक है, सारे प्रोडक्ट में मोर इफिशियंट है एंड इट्स स्पेशलाइज इन गुड्स वेयर इफिशियंसी एडवांटेज इज ग्रेटर, ठीक है। इंडिया बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकती है बट उसे किस पे ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, उसमें जिसमें वो बेटर और बहुत अच्छे तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस कर पाती है एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो ये बोला कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल ट्रेड मोर रियलिस्टिक एंड इज द बेसिस फॉर मॉडर्न ट्रेड थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी था, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी था। अब पूछा है कि क्या रोल है जो ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी हैं उसका क्या रोल है फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड में, क्या रोल है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं बनाए जाते हैं उनका क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो ये पूछा है। तो सबसे पहला हमारा होता है इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प करता है इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। हम कैसे इंटरनेशनली लेबर को डिवाइड करें और उनको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करें, इसमें हेल्प करता है। दूसरा, प्रमोट फ्री ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। हम इकोनॉमिक पॉलिसी में सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कैसे ट्रेड होगा, क्या क्या रेट ऑफ हमारे टैक्सेस लगेंगे, तो इस वजह से ये क्या करता है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारा ग्रोथ होता है कंट्री में उसे भी इन्हेंस करता है, ठीक है। फिर आता है हेल्प गवर्नमेंट फ्रेम ट्रेड पॉलिसीज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है इकोनॉमिक्स पॉलिसी कि उन्हें हेल्प करेगी कैसे ट्रेड पॉलिसी बनाएं, ट्रेड पॉलिसीज और रूल्स जो भी बनता है वो कैसे बनेगा और एक्सपोर्ट को कैसे वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, WTO को एज ए बेसिस भी काम करता है, जैसे वो ट्रेड एग्रीमेंट में बनाते हैं WTO बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू द ट्रेड, ठीक है। तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे रोल हैं किसके, इकोनॉमिक पॉलिसी में इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेस बाय इंडिया स्टेट। आजकल जो इंडिया में ट्रेड हो रहा है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है इंडिया और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या देखती है, ठीक है। एंड हाउ डज द ग्रोथ ऑफ कोस्टल ट्रेड कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन। जो कोस्टल ट्रेड हमारा होता है वो कैसे जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है और इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कोस्टल एरिया, ठीक है। और एक्सप्लेन द सेम में, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो हमारे आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि आजकल जो रिसेंट में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में। तो सबसे पहला जो चैलेंजेस है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट जो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो, ठीक है। जब हम बाहर के कंट्री को कम गुड्स सेल कर रहे हैं बट इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये हमारा होता है ट्रेड डेफिसिट। तो आजकल जो रिसेंट है हमेशा इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में ही चलती आ रही है, ठीक है। देखो, हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, लाइक हम क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है ट्रेड इम्बैलेंस को। दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, जैसे कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा और अनदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं लाइक USA हो गए, ठीक है। एज कम्पेयर टू द इंडिया अनदर जो और अनदर कंट्री है उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनके पास। इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंजेस है जो इंटरनेशनल ट्रेड में फेस कर रहा है इंडिया, ठीक है। तीसरा क्या है, ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबली इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में हमें बहुत अच्छे इंडिया में जो भी कंपनीज़ हैं उससे बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं ग्लोबल फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसमें भी ग्लोबली वो कंपटीशन फेस कर रहा है इंडिया। फिर आता है प्रोटेक्शनिज्म। ये क्या है, ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ इम्पोज बाय डेवलप कंट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंडिया क्या है डेवलपिंग कंट्री है बट अनदर जो और डेवलप कंट्री हैं
वो क्या करते हैं, जो इंडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेड और टैरिफ, अभी हमने सुना होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएसए के, वो क्या कर रहे हैं, इंडिया पे 50% तक वो क्या कर दिए थे, टैरिफ लगा दिए थे। ठीक है, तो ऐसे ही जो डेवलप कंट्री वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, जिनके वजह से बहुत जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चैलेंजेस है। फिर हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएसन। क्या होता है, डिमांड मार्केट सप्लाई की वजह से जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएसन आता है वो क्या कर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जिनकी वजह से इंडिया को लॉस भी बियर करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, अगर हमें फॉरेन ट्रेड करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जिस कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं उसी कंट्री के करेंसी में हमें डील करना होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएसन होता है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि लॉस बियर करना पड़ जाता है इंडिया को। तो ये भी चैलेंजेस है। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया ट्रेड। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बताया गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या फेस कर रही है इंडिया में। सबसे पहले है ग्रोइंग एक्सपोर्ट बेस। जो एक्सपोर्ट बेस है इंडिया में, इंडिया का वो क्या हो रहा है, रिसेंट में वो इंक्रीज हो रहा है। देखो आईटी सर्विसेज जैसे हो गए, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो गए, टेक्सटाइल में और इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया आजकल। फिर है ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत सारे नए नए ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं जिसमें क्या है, इंडिया को बहुत ज़्यादा एश्योरेंस मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि FTA, ओपन एक्सेस टू न्यू मार्केट, उनमें ऐसे जैसे कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो इसमें इंडिया को क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है, आप न्यू एंट्री भी मिल रहा है, न्यू मार्केट भी मिल रहा है, बहुत बहुत सारे अनदर कंट्रीज़ भी हाथ मिला रहे हैं इंडिया के साथ। ठीक है, ट्रेड के केस में। ठीक है, फिर मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, ये भी एक हमारा क्या आया है, कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कि ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करना है वो हम अपने इंडिया में ही बनाएं, और ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। ठीक है, फिर आता है डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स। बहुत ही ज़्यादा रिसेंट टाइम में डिजिटल ट्रेड पे फोकस किया गया है, और ई कॉमर्स आजकल बिना विदाउट इंटरनेट हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के लिए। फिर कोस्टल एंड पोस्ट लेस डेवलपमेंट लाइक एनहेंस ट्रेड इफिशियंसी, इन सब की वजह से हमारा ट्रेड इफिशियंसी भी इंक्रीज होता है। तो ये था हमारा चैलेंजेस एंड ये था हमारा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया फेस कर रही है। ठीक है, फिर रोल ऑफ कोस्टल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो कोस्टल ट्रेड जो है वो कैसे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू जॉब क्रिएशन। अभी देखो जनरल एम्प्लॉयमेंट इन पोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, बिल्डिंग एंड फिशरीज। अब देखो कोस्टल ट्रेड में क्या होता है, जैसे कि जब जो समुद्र के किनारे के जो सारे बिजनेस होते हैं तो वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो क्या करते हैं, जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएशन करते हैं, किसके थ्रू थ्रू पोर्ट पे जॉब दे देते हैं, शिपिंग के थ्रू, लॉजिस्टिक मिस गुड्स को शिप पे लादना। ठीक है, शिप बिल्डिंग, शिप को बनाना, और फिशरीज जो भी सारे मछली से रिलेटेड वो मछली पालन, ये सब सारी चीज़ें हो गए। क्रिएट इनडायरेक्ट जॉब इन वेयर हाउसिंग, जैसे अब इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट करता है, लाइक वेयर हाउसिंग का काम हो जाता है, जैसे गुड्स को देखना, वेयर हाउस करना, टूरिज्म को प्रमोट करता है, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को भी इनहेंस करता है। फिर क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू इन्हेंसमेंट। अब देखो अट्रैक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्ट एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उस वहाँ पे क्या करता है, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड कोस्टल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गए। फिर कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो ये हमारा कोस्टल ट्रेड होता है वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ऑन इम्प्रूव ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, और क्या करता है, प्रमोट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल स्टेट, और स्ट्रेंथन इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेटवर्क एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारे हमारे रोल्स थे कोस्टल ट्रेड के। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था जो आपके फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में आया हुआ है। देखो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया क्या है ना, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी तो पढ़ाया जाएगा, बट क्या होता है ना कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि इंडिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो अभी का ट्रेड हुआ है उसका क्या इफेक्ट हुआ है हमारे फॉरेन ट्रेड पे। तो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, तो इस चीज़ इसीलिए देख रहे हो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको आप समझिए अच्छे से। और अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं स्ट्रक्चर वे में, तो अभी जाइए और परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप फॉर 149 रुपीज़ ओनली। वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर वे में वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा कंटेंट एंड पीपीटी फॉर्मेट में आपको सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप एक इफिशियंट वे में सेमेस्टर्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो बोला है कंपेयर एंड कॉन्ट्राक्ट्स इंडिया फॉरेन ट्रेड पैटर्न एंड ट्रेड पॉलिसीज बिफोर इंडिपेंडेंस। जो भी हमारे ट्रेड पॉलिसीज थे और इंडिया का जो भी ट्रेड होता था बिफोर
इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, अब जब प्लानिंग पीरियड हुआ था उस टाइम पे, एंड हाउ डिड इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस द ट्रेड स्ट्रैटेजीज एंड आउटकम इन दिस टू डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल फेसेस। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि जैसे जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो आज़ादी के पहले कैसा था उसे कंपेयर करना है किससे, जो हमारे ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करना है। तो अब यहाँ पे बोला है कि आउटकम क्या था इन दोनों हिस्टोरिकल फेजेस का। तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड इंडिया, हम बिफोर इंडिपेंडेंट के बारे में बात करें तो ट्रेड पैटर्न कैसा था। इंडिया वॉज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, टी एंड इंडिगो। जब हमारे इंडिया पे फॉरेनर जो थे, जैसे जो फॉरेनर थे जब वो रूल करते थे, तब हमारा इंडिया क्या करता था, वो बहुत ही ज़्यादा इंगेज था किसके प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था। किसका किसका, कॉटन हो गया, जूट हो गया, टी हो गया चाय बनाने में, और इंडिगो नील की खेती करने में, ठीक है। एक्सपोर्टेड प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब इंडिया क्या करता था, वो क्या करता था, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था और मैन्युफैक्चरिंग गुड को इम्पोर्ट करता था, कहाँ से, ब्रिटेन से। फिर और ट्रेड वाज मेनली विद ब्रिटेन लीडिंग टू लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और यहाँ पे जब क्या करते थे, जब अंग्रेज रूल करते थे हमारे इंडिया पे, तो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए वो क्या करते थे, ब्रिटेन से ही इंडिया का ट्रेड करवाते थे। तो यहाँ पे इंडिया का जो चांसेस था डाइवर्सिफिकेशन का वो बहुत कम था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, प्रेसिडेंट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, परसिस्टेंट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो अनफेवरेबल था, मतलब डेफिसिट में था, ठीक है। अब ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पे क्या था, ट्रेड पॉलिसीज सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। अब जो भी यहाँ का ट्रेड पॉलिसीज था वो किसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनता था, ब्रिटेन, कॉलोनियल ब्रिटेन थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि रूल भी उन्हीं का था। नो प्रोटेक्शन टू इंडिया इंडस्ट्रीज, इंडिया इंडस्ट्रीज को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाता था, सिर्फ ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थे उनको फोकस किया जाता था, वो अपने हमेशा फ़ायदे के लिए सोचते थे। फिर था इंडिया वॉज यूज एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड्स। और इंडिया क्या करता था, इंडिया क्या बन गया था, वो एक मार्केट बन गया था किसके लिए, जो ब्रिटिश के फिनिश गुड्स थे उनके लिए मार्केट बन गया था। अब इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था इस पर, इकोनॉमिक वॉज एग्रीकल्चर बेस्ड एंड अंडर डेवलप। जो इकोनॉमिक था, इकोनॉमिक कंडीशन था इंडिया का, वो क्या था, एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था, ठीक है। और ये क्या था, अंडर डेवलप था, डेवलप नहीं था, अंडर डेवलप था, अभी डेवलपिंग कंडीशन में था, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सप्लॉइटेशन नॉट अ डेवलपमेंट। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। इंडिया के जो लोग थे उन्हें क्या करते थे, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे, ठीक है। रिजल्टेड इन इंडस्ट्रियल ड्रॉबैकनेस एंड इकोनॉमिक ड्रेन। अब इसके वजह से क्या रिजल्ट हुआ कि इंडस्ट्रियल जो हमारे इंडस्ट्रीज थे वो बहुत बैकवर्ड हो गए और इकोनॉमिक ड्रेन भी होने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट लॉस में चलने लगे इंडिया। अब जब देखो, जब हमारे क्या हुए, जब हमारा आज़ादी का पीरियड, आज़ादी हमारा भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, ठीक है। प्लानिंग पीरियड में हमें देखना है कि कैसा था फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड इंडिया का, ठीक है। तो ट्रेड पैटर्न क्या था, शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी गुड्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। अब जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो पहले हमारा क्या था, पहले जो हमारा इंडिया था वो एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी गुड्स, बट जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ तो वो कहाँ शिफ्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में बहुत ज़्यादा हो गया और इंजीनियरिंग गुड्स में। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न बियॉन्ड ब्रिटेन। अब जो जैसे कि क्या करता था कि जो भी ब्रिटिश थे वो ब्रिटेन से ही ज़्यादा वो ट्रेड करते थे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो क्या होने लगा, जो ट्रेड का जो डाइवर्सिफाई हो गया वो और भी ज़्यादा कंट्री से इंडिया ट्रेड करने लगी, ठीक है। इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या करने लगी, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करने लगी, ठीक है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर। और जो एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर जो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा था, इंप्रूव होने लगा था। अब यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी देखते हैं, यहाँ पे कौन कैसा कैसा ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट हुआ था। एडॉप्शन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, तो ये पॉलिसीज अडॉप्ट हुई थी। देन स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड थ्रू प्लानिंग। अब स्टेट क्या करने लगा, जो स्टेट का खुद कंट्रोल होने लगा ट्रेड कंट्रोल पे, ठीक है, प्लानिंग करके वो कंट्रोल करते थे। फिर अब इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस क्या था यहाँ पे, एम वॉज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ। यहाँ पे क्या एम था कि जो इकोनॉमिक है वो सेल्फ रिलायंस हो गया, खुद के दम पे कुछ करे और ग्रोथ हो, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम नेशन को एक बहुत स्ट्रांग और डेवलपमेंट करें उनका, और
इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो, ठीक है। प्लानिंग हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। अब ये प्लानिंग क्या हेल्प किया कि जो फॉरेन कंट्री पे हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उसे रिड्यूस होने लगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉलिसीज थे, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एनालाइज ए मेजर आइटम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन द टर्म ऑफ देयर कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, एनालाइज करना है हमारा इंडिया एक्सपोर्ट को एनालाइज करना है किसके टर्म में, उसके कंपोजिशन क्या है, डायरेक्शन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। अब देखो मेजर आइटम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, अब क्या मेजर आइटम्स होते हैं इंडिया एक्सपोर्ट का। सबसे पहला कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, इंडियाज एक्सपोर्ट मेनली इंक्लूड इंजीनियरिंग गुड्स। तो इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स होता है, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है जो बहुत ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, देन टेक्सटाइल हो गया और गारमेंट्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे आइटम्स हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या करती है इंडिया फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर क्या है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आईटी सर्विसेज। अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को हमने छोटे में लिखा है, अब इस चीज़ को बड़ा बनाने के लिए आप एक एक पॉइंट जो भी है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इन रिसेंट ईयर मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब कंपोजिशन में क्या क्या आता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है और रिसेंट ईयर में क्या क्या उसका क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे, ये सारे इतने प्रोडक्ट हैं जो कि क्या है, कंपोजिशन है इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए। अब देखो डायरेक्शन क्या है एक्सपोर्ट का, इंडियाज एक्सपोर्ट मेनली टू द यूएसए। किसको किसको एक्सपोर्ट करती है, यूएसए को एक्सपोर्ट करती है, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन जो हो गया उनको करती है, जिसमें हमारे यूरोपियन कंट्रीज आते हैं वेरियस। फिर यूएई होता है, ठीक है। फिर चाइना हो गया एंड एशियन कंट्री। एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा, एशिया में जो भी एशियन में कंट्री होती है, एशियन कंट्री में जो भी कंट्रीज आते हैं उनको एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेड हैज डाइवर्सिफाइड फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पैटर्न टू एमर्जिंग मार्केट इन एशिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। देखो हमने अभी देखा कि क्या सिचुएशन था इंडिया का फॉरेन ट्रेड का बिफोर इंडिपेंडेंस। तो वो क्या कहता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो क्या करता था, ट्रेड करता था। बट अब क्या होता है, ये सारे एरियाज में हमारे आजकल फॉरेन ट्रेड डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स आर पॉजिटिव ड्यू टू मेक इन इंडिया। जो इंडिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो पॉजिटिव दिख रहा है, क्यों, मेकिंग इंडिया की वजह से कि हम सारे गुड्स को इंडिया में ही बनाने की ट्राई करें। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम हमारा जो सारा आया है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमारे जो भी इंडिया में कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है वो फ्रीली कर सकता है, ठीक है। डिजिटल ग्रोथ ऑफ डिजिटल एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड राइजिंग इन ग्लोबल डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। तो इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया आजकल, जिसकी वजह से जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है हमारे फॉरेन ट्रेड का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, कोई भी जो हमारी कंट्रीज है वो फ्रीली आके हमारे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग गुड्स को और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जो कि पूछा है फ्री ट्रेड एंड प्रोडक्टिव ट्रेड पॉलिसीज क्या होता है एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, प्रोडक्टिव ट्रेड पॉलिसी क्या होता है। फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है कि अभी हमने बताया कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को हम लोग अपना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रीली अगर कोई भी कंट्री हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो फ्रीली कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और प्रोटेक्टिव पॉलिसी क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इंडिया अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है फॉरेन कंट्रीज पे, फॉरेन कंट्री के इम्पोर्ट पे, इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिव ट्रेड होता है। अब हम देखते हैं इसको, फ्री ट्रेड रिफर्स टू अ ट्रेड पॉलिसीज अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव freely between the countries with a minimum or no restrictions such as tariff, quotas and countries, ठीक है। तो फ्री ट्रेड क्या होता है, ये पॉलिसी होता है जिसके अंडर में जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, टैरिफ लगाए जा सकते हैं, कोटा लगाए जा सकते हैं और कोई भी कंट्रोल लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं फ्री ट्रेड के, यहाँ पे नो और लो इंपोर्ट ड्यूटीज लगता है, या कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगा या लो इंपोर्ट ड्यूटी होगा, ठीक है। इनकरेज कंपटीशन को इनकरेज करता है और स्पेशलाइजेशन और इफिशियंसी को भी प्रमोट करता है और प्राइसेस जो होता है कंज्यूमर के लिए प्राइसेस को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है, ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है और इफिशियंट यूज ऑफ, हम क्या करते हैं, ग्लोबल रिसोर्सेज को इफिशियंटली यूज करते हैं, बेटर क्वालिटी गुड्स एट
एट लोअर प्राइस। जब क्या होता है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसमें क्या होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ लोअर प्राइस पे। ठीक है, अब देखो प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज क्या होता है, तो प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी refers to a policies under which government restrict import to protect domestic industries using tariff, quotas, subsidies and other trade barriers। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट अपने होम इंडस्ट्री को, जो होम कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना चाहती है, किससे, जो हमारे फॉरेन कंट्री से जो भी इम्पोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इनके क्या फीचर्स हो सकते हैं, देखो हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज और कोटा लगा देती है फॉरेन कंट्री के इंपोर्ट पे। देन प्रोटेक्शन टू इन्फेंट इंडस्ट्री, जो नए नए इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। प्रमोट डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, और ये डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। रिड्यूस फॉरेन कंपटीशन, और फॉरेन कंपटीशन वो नहीं चाहती कि फॉरेन कंपटीशन हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज़ में हो, तो इसको भी रिड्यूस करती है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनका ज़्यादा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, और इकोनॉमिक जो होगा हमारा कंट्री जो होगा वो सेल्फ रिलायंस होगा। ठीक है, खुद के दम पे कुछ भी करने के लिए होगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे देखते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे फ्री ट्रेड में जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं या होते ही नहीं है। बट अगर हम प्रोटेक्टिव ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होता है या होता ही नहीं है, और यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। फिर इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक कंट्री क्या होता है, फ्री ट्रेड जो होता है इसका हाई कंपटीशन होता है डोमेस्टिक कंपनी में, और यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और प्राइसेस यहाँ पे लोअर होते हैं क्योंकि फ्री ट्रेड है, कोई भी आके ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ पे प्राइस लोअर होते हैं, यहाँ पे प्राइसेस हाइयर होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस और डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पेपर में आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एग्जामाइन द रोल ऑफ नेशनल लेवल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन अ फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। हाउ डू दिस इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एंड मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है उनका क्या रोल है फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए, वो बताना है हमें। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो, कौन कौन से होते हैं, लाइक हमारा WTO हो गया, IMF हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, और एग्जिम बैंक हो गए। तो ये सब हमारे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे रोल क्या है। सबसे पहले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है सबसे पहला हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बैंक, जो कि प्रोवाइड करता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करता है प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग के लिए। प्री शिपमेंट क्या है, हमारा गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले जो भी हमारे खर्चे आते हैं, लाइक हमें रॉ मटेरियल लाना है, ठीक है, पॉलिसीज़ बनानी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ये सबको बियर करने के लिए मीन्स गुड्स को बनाने से पहले का जो भी खर्चा होता है वो उसको हम प्री शिपमेंट बोलते हैं। पोस्ट शिपमेंट मीन्स गुड्स को बना लिए, अब उसको हमें क्या करना है, उसको वहाँ जहाँ पोर्ट तक लेके जाना, ठीक है, और जो भी हमारे मीन्स एक्सपोर्टर तक के पास तक लेके जाना जो भी खर्चा होता है वो हमारा पोस्ट शिपमेंट होता है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है कौन, एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग। फिर प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है, ये तो हम देख लिए। फिर ऑफर अ बायर्स क्रेडिट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, और क्या करता है, ये बायर को क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है और इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक। ठीक है, और सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स इन इंटरनेशनल मार्केट, जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कौन, एग्जिम बैंक। ठीक है, तो ये रोल होता है। फिर हमारा दूसरा है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है जो क्या करता है, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। अगर कोई कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क है ड्यूरिंग अ फॉरेन ट्रेड तो उसमें ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कौन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम नॉन पेमेंट बाय द फॉरेन बायर। अगर कोई फॉरेन बायर है, उन्होंने गुड्स परचेज किया बट अभी तक क्या किया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो उसमें भी ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर क्या होता है, इंकरेज बैंक टू एक्सटेंड एक्सपोर्ट क्रेडिट, और ये बैंक को वेरियस जो बैंक होते हैं उन्हें इंकरेज करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आपके यहाँ आ रहा है कोई भी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, ताकि वो एक्सपोर्ट करे, ठीक है, उसके लिए आपके पास पैसा मांगने आ रहा है तो आप उसे ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रमोट करते हैं वेरियस बैंक को कि वो एक्सपोर्ट क्रेडिट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करे। ठीक है,
फिर थर्ड होते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक भी होते हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो हमारे क्या करते हैं फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी एंड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और फैसिलिटेट स्मूथ पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन। फिर दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब ये क्या करते हैं, जो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो जब भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, तो ये क्या करते हैं, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली फाइनेंस। ये जो सारे बैंक्स होते हैं ये क्या इंश्योर करते हैं कि जब कोई जो फॉरेन बायर हो वो टाइमली फाइनेंस को पेमेंट कर दे। फिर प्रोवाइड सिक्योर पेमेंट मैकेनिज्म लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या करते हैं, जो भी पेमेंट हो या जो भी चीज़ें हो उसको क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर असिस्टेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी ये असिस्ट करते हैं, ठीक है। बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, ठीक है। तो ये एज ए ट्रस्ट का भी काम करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं किसमें, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में, ठीक है। फिर मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये फाइनेंशियल रिस्क को भी कम करते हैं, कैसे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट डिफॉल्ट एंड कंट्री रिस्क। अगर कोई भी पेमेंट डिफॉल्ट हो गया या कुछ भी होगा, कंट्री में कोई भी रिस्क आ गई तो उस पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन रिडक्शन ऑफ क्रेडिट एंड एक्सचेंज रेट रिस्क, क्रेडिट और एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से जो भी कोई हमारा रिस्क आता है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इंश्योरेंस सपोर्ट, इनहेंस एक्सपोर्टर कॉन्फिडेंस, ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि इनहेंस करता है क्या, एक्सपोर्टर के कॉन्फिडेंस को, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हमारा क्या करते हैं, एजेंसीज हैं वो प्रमोट करती है इस तरीके से ट्रेड को, ठीक है। अब हम चलते हैं सेवन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ये बोला है, इवेल्युएट द रिसेंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियोज एंड इट्स की डेवलपमेंट and how have recent changes in a trade policies impacted global trade dynamics and international economic relationship, ठीक है। तो ये बोला है कि क्या क्या जो हमारे जो रिसेंट वर्ल्ड के क्या क्या हमारे ट्रेड सिनेरियोज हैं, ठीक है, और रिसेंट में क्या क्या ट्रेड डेवलपमेंट हुए हैं और रिसेंट में क्या क्या ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस आई हैं, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कहाँ पे, ग्लोबल और ट्रेड डायनामिक्स पे, ठीक है। और इम्पोर्ट जो इम्पैक्ट और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे। बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूछा है कि क्या क्या रिसेंट जो हमारे रिसेंट में जो वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहला चीज़ें इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया कि क्या क्या की डेवलपमेंट हुए हैं हमारे रिसेंट वर्ल्ड ट्रेड में, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले स्लो डाउन इन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे क्या जो ग्लोबल ट्रेड है वो स्लो डाउन हो गया, क्योंकि ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन। बहुत ज़्यादा हमारे जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होते हैं और हमारे क्या होते हैं, अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, इसके वजह से हमारा क्या हो गया, जो ग्लोबल ट्रेड है उसका ग्रोथ कम हो गया, ठीक है। फिर शिफ्ट टूवर्ड रीजनल एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीलेटरल, ठीक है। हम मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बायलैटरल पे फोकस कर रहे हैं। फिर ग्रोथ ऑफ डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ है किसका, डिजिटल ट्रेड, मीन्स हम इंटरनेट का यूज करके ट्रेड करते हैं, और ई कॉमर्स में भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंसमेंट हुआ है। फिर इंक्रीज फोकस ऑन सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड रेजिलेंस, ठीक है, और राइजिंग इन इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस ट्रेड पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इस वजह से इंडिया में सर्विस ट्रेड में जो भी हमारे सर्विस ट्रेड के जो भी हमारे रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो रिसेंट ट्रेड पॉलिसी जो उसमें क्या क्या चेंजेस आया, तो सबसे पहले इंक्रीज इन प्रोटेक्शन मेजर्स सच एज टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, जो टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स है उन्हें बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया जिससे डोमेस्टिक कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर दूसरा, एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसीज बाय मेनी कंट्रीज, ठीक है। सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया जा रहा है और स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसीज पे फोकस किया जा रहा है सारे कंट्रीज मिलकर, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन मिला है आजकल एंड रिलीजियस वर्क, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज सपोर्टिंग ग्रीन ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। फिर इसका क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स में, तो रिडक्शन इन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज इन ट्रेड कॉस्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रहा है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स पे, और जिसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन अवे फ्रॉम अवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल कंट्री। अब ये क्या है कि हमारा जो डिपेंडेंस है सिंगल कंट्री पे वो बहुत ज़्यादा कर दे रहा है, हम एक ही कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। फिर ग्रेटर रोल ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक इन अ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री उनका उनका क्या हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा रोल हो जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक के ग्रोथ पे, ठीक है। अभी इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है।
अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पे, ठीक है। ट्रेड टेंशन हैव अफेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन मेजर इकोनॉमीज, बहुत सारे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ट्रेड टेंशन की वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया गया है। फिर इंक्रीज कोऑपरेशन थ्रू रिलीजन पार्टनरशिप, अब कोऑपरेशन को भी इंक्रीज किया गया रिलीजन कोऑपरेशनशिप को देख के। अभी देखते हैं मोदी जी कितना दौरा करते हैं, जिनके वजह से जो हमारे ट्रेड रिलेशन हो गए वो बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है। कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज फेस बोथ चैलेंजेस एंड न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़ें थी जो फॉरेन ट्रेड सिनेरियो से रिलेटेड पूछी गई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है। कंपेयर द कॉन्ट्रैक्ट्स बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे बोला है कि कंपेयर करिए किसके बीच में, डिस्टिंग्विश करिए किसके बीच में, बायलैटरल और मल्टीलेटरल हमारा ट्रेड एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट एंड चैलेंजेस। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बेनिफिट फेस कर रहे हो, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसमें, बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड में, ठीक है। हाउ डू डीज एग्रीमेंट सेव इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, और ये क्या, ये जो एग्रीमेंट है वो कैसे सेव करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को और इकोनॉमिक रिलेशन को। सबसे पहले बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में होती है तो हमारा बायलैटरल ट्रेड होता है, ठीक है। अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू प्रमोट ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ए टैरिफ एंड अनदर ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। अगर हम टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करके दो कंट्री के बीच में ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम ट्रेड रिलेशन को इनहेंस करें दो कंट्रीज के बीच में और इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रेंथ करें और पॉलिटिकल रिलेशन को भी बनाए रखें, ठीक है। अब इसका क्या क्या बेनिफिट होता है, ईजियर निगोशिएशन हो जाता है और फास्टर इंप्लीमेंटेशन भी हो जाता है, ठीक है। और कस्टमाइज एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल नीड के बेस पे वो लोग कस्टमाइज एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इंप्रूव मार्केट एक्सेस फॉर फॉरेन एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब चैलेंजेस क्या होता है, लिमिटेड मार्केट कर रही है, हम दो कंट्री के बीच में अगर हो रहा है तो हम दो ही कंट्री के बीच में हमारे डाइवर्सिफिकेशन का चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। रिस्क ऑफ ट्रेड डाइवर्जन, हम ट्रेड डाइवर्जन का रिस्क यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व more than two countries aiming to promote free and fair trade at a global regional level, ठीक है। जब हम ग्लोबल रीजनल लेवल पे दो या दो से अधिक में हम क्या करें, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये क्या करता है, प्रमोट ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी रूल, अब सब सारे कंट्री के बीच में यूनिफॉर्म रूल इंप्लीमेंट करता है। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, वाइडर मार्केट एक्सेस हो जाता है, ठीक है, रिडक्शन इन ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स और ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। अब ये चैलेंजेस क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स निगोशिएशन हो जाता है, ठीक है, लोगों की सोच भी डिफर करती है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थे। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आए गए हैं। ये हमेशा शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलता है, तो अभी यहाँ पे बोला गया था कि WTO और सेज, WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इसके बेस में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज एन इंटरनेशनल बॉडी इस्टेब्लिश्ड ऑन 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था हमारा WTO, किसके हमारा केस ट्रेड एग्रीमेंट था उसके अंडर में आया था हमारा WTO, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस किया था, गैट, दैट इज जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को हमारा क्या करके एक्सचेंज करके आया था हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टू रेगुलेट प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड एमंग नेशन। अब ये क्या करता है, WTO फेयर तरीके से हमारा रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है, और प्रमोट करता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अब देखो WTO, सबसे पहले WTO को हम देखेंगे और गैट को देखेंगे, दैट इज जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड। ये सिर्फ गुड्स के ऊपर फोकस करता था, ठीक है। अब जब WTO आया तो गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, दोनों के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। WTO के अंडर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड एग्रीमेंट्स आए थे, ठीक है। तो इसको ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, WTO का मेन मोटिव कब आया था, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन कब आया था, मीनिंग और उनके क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उनके मोटिव क्या हैं, ऑब्जेक्टिव, ये आप जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इनकी फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं WTO, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं, ये करते हैं स्मूथ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारे दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज में हमारे जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो वो स्मूथली परफॉर्म हो, ये इंश्योर करता है WTO। प्रोवाइड अ फोरम फॉर अ ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड को नेगोशिएट करने में दो से ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड को नेगोशिएशन करने में, कोई भी चीज़ डिसाइड करने में, ठीक है, ये हेल्प करता है WTO, ठीक है। सेटल
ट्रेड डिस्प्यूट एमंग मेंबर कंट्री, ट्रेड के ड्यूरिंग अगर कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो गया मेंबर्स कंट्रीज में, ठीक है, टू फॉरेन या दो से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में, तो ये कौन सा आता है, WTO। फिर मॉनिटर नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, वेरियस कंट्री के जो ट्रेड पॉलिसीज बनाए जाते हैं उसको देखता है कि ये सारी चीज़ें सही है या नहीं, ठीक है, ये बियॉन्ड चीज़ें ना जाए, ठीक है, ये चीज़ें कौन देखता है, WTO। फिर प्रमोट नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग थ्रो MFN एंड नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसीज। अब ये क्या करता है, जो भी अगर दो या दो से अधिक कंट्री में अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हम पक्षपात ना करें, एक कंट्री से हम कम पैसे में चीज़ों को ले, दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करें। तो ये WTO हमेशा ये प्रमोट करता है कि बहुत सारे पॉलिसी बनाता है कि जो भी ट्रेड हो वो नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग हो, ठीक है, विदाउट एनी बायस कोई भी ट्रेड हो, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, WTO क्या करता है, जो ट्रेड बैरियर है उन्हें रिड्यूस करता है और क्या इंकरेज करता है, ग्लोबल कंपटीशन इंकरेज करता है और ट्रेड भी इनहेंस करता है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, सपोर्ट भी होता है और जो ट्रेड रिलेशन होता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। और इससे क्या होता है कि जो कंट्रीज होती हैं स्पेशली जो ये किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। तो WTO क्या करती हैं, ट्रेड को प्रमोट करती हैं, रिलेशन बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, देखते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट ना हो दो इकोनॉमीज या ट्रेड कंट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरा हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ डेजिग्नेटेड जोग्राफिकल एरिया वेयर बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर मोर लिबरल देन रेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक एरिया होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम मान लेते हैं कि जो लेस डेवलप एकदम एरिया होगा उसको हम अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो इस जोन के वो अलग होंगे, अनदर जो हमारे एरियाज हैं उनसे अलग होंगे। यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे बहुत ज़्यादा लिबरल होंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग जानबूझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और ट्रेड यहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करें ताकि यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो इन्हेंस हो, इकोनॉमिकल कंडीशन इन्हेंस हो इस एरिया का, इसे हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोट कर सके किसका, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, और अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि इस एरिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। अब ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, सो दैट ये जो हमारे जोन है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग और डेवलप बन जाए, ठीक है। अब इसका फीचर्स क्या होता है, यहाँ पे इस जोन में क्या होता है, टैक्स एग्जम्पशन और इंसेंटिव बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, और सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसीजर होता है। अगर हम कोई भी ट्रेड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। और आता है हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है, यहाँ पे पेमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्विकली मिल जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो SEG वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो वहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेस रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया जो है एकदम अनसर्टेन पेपर है, जो कि आप में जो रिसेंट टाइम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप थ्योरी पढ़ें उससे रिलेटेड, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, जिसको कि आपको सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। फिर से मैं बोली हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं स्ट्रक्चर वे में, तो अभी जाइए और कोर्सेज परचेज करिए फ्रॉम LU अपडेट ऐप फॉर 149 रुपीज़ ओनली, ठीक है। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वे में वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस और क्वेश्चन के साथ वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन का एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अभी जाइए और परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम LU अपडेट ऐप और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। और बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि इस पेपर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ना कि थ्योरेटिकल होते हैं। आप दिमाग जो भी चीज़ें अगर रिसेंट में हो रही है अगर आपको पता होगा तो अच्छे से आप उस पेपर को लिख लेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।